37 है that rotational kinetic energy of two freely rotating bodies A and B are A and KB. दो बॉडीज हैं A एंड B, उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है दैट इज KA एंड KB. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K and KB हमें गिवन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट KA इज ग्रेटर देन KB. दैट मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. सो हम एंड उनके एंगुलर मोमेंटम हमें इक्वल दिए हैं. इफ देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल देन ऑप्शन हमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज IA इज ग्रेटर देन IB. दैट मीन्स inertia of body A is greater than inertia of body B. Second option is IA equal to IB. Third option IA less than I. Second option is IA less than IB. Third option is IA equal to IB. And fourth option is सो हम चेक करते हैं. हमें पता है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई दैट इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ इनटू इनर्शिया इनटू स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो हमें गिवन है दैट angular momentum are equal. So angular momenta are equal, then angular velocity are also equal. सो ओमेगा A इज इक्वल टू ओमेगा B दैट इज इक्वल टू ओमेगा. हमें गिवन है कि एंगुलर मोमेंटम उनके इक्वल है. तो एंगुलर मोमेंटम अगर उनके इक्वल है इसका मतलब हुआ कि उनकी एंगुलर वेलोसिटीज भी इक्वल होगी. हमने ओमेगा मान ली. सो KA इक्वल टू इस फॉर्मूले से हो जाएगा दैट हाफ IA इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड KB इज इक्वल टू हाफ IB इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ से देखने पे पता चला दैट KA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA एंड KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IB. एंड हमें गिवन है दैट KA इज ग्रेटर देन KB. इसका मतलब है दैट IA इज ऑल्सो ग्रेटर देन IB, क्योंकि KA जो KA वो है IA के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IB. दैट मीन्स IA इज ग्रेटर देन IB बिकॉज गिवन दैट KA इज ग्रेटर देन KB. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. फर्स्ट इज द राइट आंसर. दैट इज इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू फ्रीली रोटेटिंग बॉडीज A and B are KA and KB respectively and KA is greater than KB. If the angular momentum are equal, then inertia of body A is greater than inertia of body B. Next, Thirty-nine is intensity of gravitational field
At the center of uniform spherical shell of mass m and radius r is, एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल दिया है हमें जिसका मास m है एंड रेडियस r है. इसकी रेडियस r है एंड मास m है. यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल. Then the intensity of gravitational field at the center of a uniform spherical shell of mass m and m radius r is, तो हमें इसके सेंटर पर जो ये है सेंटर, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है. अब अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, ये x कोऑर्डिनेट एंड ये y कोऑर्डिनेट, सो हर एक dm पार्टिकल से, जो कि dm हम मान लेते हैं, हर एक डीएम पार्टिकल से इंटेंसिटी सेम होगी, यहाँ पे इक्वल होगी, डायरेक्शन बस डिफरेंट होगी. जैसे इस वाले डीएम पार्टिकल की इंटेंसिटी अगर आई है, तो जो इसके अपोजिट होगा पार्टिकल यहाँ पे सेम डीएम मास का, उसकी इंटेंसिटी भी आई ही होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी. ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स ये दोनों इंटेंसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. अब ऐसे ही हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी ऐसी कैंसिल हो जाएगी. दैट मीन्स इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल इज 0. So the correct option is first, that intensity of the center of a uniform spherical cell is 0, because हर एक डीएम पार्टिकल की वजह से इंटेंसिटी सेम होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी. सो उस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. जैसे इसने इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल कर देगा. तो इस वजह से जो इंटेंसिटी आएगी सेंटर पे वो 0 होगी. नेक्स्ट 40 क्वेश्चन इज फॉर अ रिजिड बॉडी यंग्स मॉडुलस ऑफ फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल इज. किसी भी परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, the Young's modulus of a perfectly rigid body is infinite. फोर्टी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, दैट इज फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट
42. A spherical soap bubble has a radius r. The surface tension of the soap film is T and the energy needed to double the diameter of the bubble at the same temperature is. हमें एक स्फेरिकल सोप बबल दिया है जिसकी रेडियस r है इनिशियली एंड सरफेस टेंशन इसकी T है. सरफेस टेंशन इसकी T है एंड रेडियस r है इनिशियली. तो इस सोप बबल का डायमीटर हमें डबल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो बतानी है कितनी होगी. सो वो आएगा कि इस सोप बबल को हमें इस सोप बबल के डायमीटर को डबल करने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही उसकी एनर्जी होगी. जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस सोप बबल को साइज डबल करने के लिए वही उसकी एनर्जी नीडेड होगी. सो W इक्वल टू एनर्जी नीडेड to double the diameter of the soap bubble is equal to the work done on the bubble to double the diameter. मतलब कि जो वर्क हमें इस सोप बबल के डायमीटर को डबल करने में करना पड़ेगा वही एक्चुअली इसका एनर्जी नीडेड होगी जो कि इस सोप बबल के डायमीटर को डबल करने में चाहिए होगी हमें. वही एक्चुअली हमें एनर्जी वही इक्वल टू हमारी एनर्जी के होगा जो कि इस सोप बबल के डायमीटर को डबल करने में चाहिए. सो वर्क डन ऑन दिस बबल इज W इक्वल टू 2T इंटू 4 पाई इनिशियली R स्क्वायर है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. ये वर्क डन होता है एंड यही वर्क डन हमारा एनर्जी के इक्वल होगा जो कि इस बबल के डायमीटर को डबल करने के लिए चाहिए हमें एनर्जी. सो W इक्वल टू 2T इंटू 4 पाई R2 हमारी डबल हो जाएगी दैट मीन्स R से 2R. सो 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर दैट मीन्स W इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 पाई T इंटू 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दैट मीन्स W इज इक्वल टू 8 पाई T इंटू 3R स्क्वायर. सो W इक्वल टू 24 पाई T R स्क्वायर. ये हमारी एनर्जी होगी जो कि इस सोप बबल के डायमीटर को डबल करने के लिए चाहिए होगी हमें एनर्जी. वो इसके इक्वल आएगी. दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 42 इज फर्स्ट ऑप्शन 24 पाई R स्क्वायर इंटू T. नेक्स्ट 43.
नेक्स्ट इज 43. 43 है, a spring pendulum has a frequency f1. If half of the above spring is used as a spring pendulum, its new frequency is f2. Then f1 and f2 में रिलेशन बताना है हमें. पहले हमें दिया है कि एक स्प्रिंग पेंडुलम है, अगर इससे m मास लटका है ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अभी f1 है एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है. अगर f1 इज द फ्रीक्वेंसी, f1 फ्रीक्वेंसी है. सो जो इसका फॉर्मूला आएगा वो होगा f1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के. एक्चुअली टाइम पीरियड इसका, सो टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के. ये इसका टाइम पीरियड होगा एंड फ्रीक्वेंसी होगी इसकी f1 दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m. ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी. जो अगर स्प्रिंग पेंडुलम का स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड उससे हम मास लटकाया हमने, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो आएगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई के. एंड जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी टाइम पीरियड का इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट के बाई एम. सो अब वो हमें बोल रहे हैं कि अगर मैं स्प्रिंग पेंडुलम खाली ऊपर वाला पार्ट यूज करता हूँ अबव हाफ, दैट मीन्स इसको मैं हाफ कर देता हूँ स्प्रिंग को, ये बस इतना पार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ स्प्रिंग का, ये वाला पार्ट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी f2 हो जाती है. तो f2 और f1 में रिलेशन बताना है. तो हमें पता है कि अगर स्प्रिंग का मैं हाफ कर देता हूँ तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो जाएगा हाफ करने पे स्प्रिंग को. तो अगर इनिशियली k था तो अभी आ जाएगा 2k हाफ करने पे. सो ये हो गया 2k, सेम मास है. अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है f2 एंड f2 विल बी इक्वल टू नाउ 1/2 पाई अंडर रूट 2k बाई m. f2 हो जाएगी ये. सो f2 इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई इंटू k बाई m. सो f2 इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू हमें पता है f1 है, दैट इज f1 इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट k बाई m. सो f2 इक्वल टू अंडर रूट 2f1. So correct answer of 43 is fourth, that is f2 equal to under root 2f1. Next है 44. क्वेश्चन है दैट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज प्रेजेंटेड बाय दिस. एक वेव का एम्पलीट्यूड हमें दिया है जो कि ये है, दैट इज 1/x माइनस वाई प्लस जेड. एक वेव का एम्पलीट्यूड ये गिवन है हमें. देन रेजोनेंस विल अकर एट, तो हमसे पूछे कि रेजोनेंस कब होगी. किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड अगर ये गिवन है तो उसकी जो रेजोनेंस होगी तब उसका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए. दैट मीन्स एट रेजोनेंस amplitude of the wave
इज 0, दैट इसका मतलब किसी भी वेव को रेजोनेंस में होने के लिए उसका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि A इक्वल टू 0। सो A 0 कब होगा? व्हेन x इक्वल टू वाई एंड z इक्वल टू 0। जब ये दो ऑप्शन होंगे हमारे पास तभी एम्पलीट्यूड 0 आएगा। नेक्स्ट है 45। (45) is fundamental frequency of a sonometer wire is 300 Hz। एक सोनोमीटर वायर है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है F फंडामेंटल, that is 300 Hz। Next it says that if length and diameter of wire are double, अगर मान लेते हैं इनिशियली उसकी लेंथ L थी एंड डायमीटर D था एंड टेंशन T थी उसमें वायर में इनिशियली। नेक्स्ट ही सेज दैट लेंथ ऑफ द एंड द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। अब हम इनिशियली ये था हमारे पास, नाउ लेंथ विल बिकम डबल, that is 2L, diameter will also become double 2D, and the tension is 4 times, tension is become 4T, then the fundamental frequency is, so जो F फंडामेंटल होगी, अब अगर ये F1 फंडामेंटल है एंड ये F2 फंडामेंटल है तो हमें ये बतानी है कितनी होगी। सो इसका फॉर्मूला होता है दैट F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है सोनोमीटर वायर की अंडर रूट T बाई म्यू इंटू 1 बाई लैम्डा। एंड म्यू होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ, म्यू होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ, एंड लैम्डा होता है 2L बाई एन। लैम्डा होता है हमारा 2L बाई एन, एन है जहाँ हमारा नंबर ऑफ वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड ये हो सकता है। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो हो जाएगा सो F2 फंडामेंटल विल बी इक्वल टू F1 फंडामेंटल बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करके जो F2 फंडामेंटल आएगी वो आएगी F फंडामेंटल बाई 2, दैट मीन्स 300 बाई 2। सो F2 फंडामेंटल इक्वल टू 150 हर्ट्ज। सो जो इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो फ्रीक्वेंसी है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमारी रिलेशन आएगा वो आएगा दैट F2 फंडामेंटल इक्वल टू F1 फंडामेंटल बाई 2, दैट इज इक्वल टू 300 बाई 2, एंड F2 फंडामेंटल इक्वल टू 150 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड,
सो 45 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, दैट इज द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 150 हर्ट्ज। ओके।